ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सिंपली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका एप्लीकेशन बार बार दिखाई देगा, हर जगह पे दिखाई देगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो सिंगल बॉन्डेड ना हो, और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का रेफरेंस अगर थोड़ा भी आ गया मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अगर सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड है और कॉन्जुगेट पोजीशन पे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ गया, मतलब सिस्टम में रेजोनेंस है। अगर कहीं भी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल उसके या डबल बॉन्ड बेंजीन का या अल्कीन्स का, उसके बगल में अगर हाइड्रोजन आ जाए कार्बन पे, तो उस केस में जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो होगा हाइपर कंजुगेशन। तो फिर से बोल रहा हूँ, यही आपके टूल्स हैं और इस टूल्स को हमेशा ही मजबूत रखने हैं। क्लियर? टूल्स जितना साफ होगा उतना ही आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। इसमें सबसे पहले बात कर लें पावर का। तो पावर हमेशा दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस इज मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर सिस्टम में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस का इफेक्ट और सबसे बहुत ज्यादा है। क्लियर? रेजोनेंस के बाद जिसकी बात करते हैं वो होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद में जिसकी बात लेते हैं वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन जनरल आपके दिमाग में जो पिक्चर होनी चाहिए वो पिक्चर ये होनी चाहिए कि रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फॉलोड बाई हाइपर कंजुगेशन, फॉलोड बाई इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब जहां तक प्रॉपर्टी होगी, जहां तक कंजुगेशन होगा, वहां तक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो याद करने का तरीका क्या है कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन को हमेशा ही वायर की तरह मान के चलिएगा, और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा आप फायर की तरह मान के चलिएगा। अगर वायर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई नेकेड वायर है, नेकेड वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं जहां पे स्विच है उसके जस्ट बगल में छुएं तो भी हमें करंट लगेगा, और अगर मैं 10 किलोमीटर दूर तक अगर फैला हो वहां भी अगर मैं उस पर टच करता हूं तो भी हमें उतना ही करंट लगेगा। तो इसका मतलब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इज अ वायर, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ फायर। तो कॉन्सेप्ट हमारा हमेशा दिमाग में होना चाहिए, रेजोनेंस फॉलोड बाई हाइपर कंजुगेशन फॉलोड बाई इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन सोचेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। और ये इंटरमीडिएट्स जनरली जो होते हैं वो कौन सा ले सकते हो? कार्बोकैटायन हम ले सकते हैं, कार्बोनाइल हम ले सकते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्लियर? कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो एटम है ब्रो इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन को या फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो सभी इन पर्टिकुलर के लिए पॉजिटिव का काम करेंगे, तो सभी इसको स्टेबल करेंगे। और जो भी एटम ग्रुप इस पर्टिकुलर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, मतलब माइनस वाले ग्रुप्स होंगे, वो सभी इसको और ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। तो इसीलिए अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, अगर मान लो कार्बोकैटायन की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डोनेशन। अगर फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डोनेशन, मतलब कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो डोनेट कर रहे हैं, जो प्लस का काम कर रहे हैं, और प्लस फॉर्म ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्लस फॉर कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स, मतलब दे विल स्टेबलाइज कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। मतलब अगर मान लो हमने सबसे पहले बोला रेजोनेंस, जैसे अगर आपके पास एक CH2+ है और CH2+ का अगर अटैचमेंट आपने OH से करा दिया, क्लियर? इस पर्टिकुलर में अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन से रेजोनेंस मिला, साथ साथ ऑक्टेट का कंप्लीशन मिला, इसलिए इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर इसी की तुलना अगर मैं करता CH2+ और उसके बाद अगर लगा होता ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आइसोप्रोपाइल कोई भी ग्रुप लगा हो, मतलब सिंपल ईथर वाली केस हो रहा है, तो इस केस में इस पर्टिकुलर का भी है +M, तो OH का +M ज्यादा, उसके बाद OR का +M है, इसलिए आपने कह दिया इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फॉलोड बाई दिस कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाए, इसके बाद भी हम ले सकते हैं ऑक्टेट का, ये दोनों कंप्लीशन वाले केस हैं, हम ले सकते हैं ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन वाला केस, जैसे आपने कार्बोकैटायन सोच लिया और इसके बाद सोच लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, क्लियर? मतलब अल्कीन्स वाला केस कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पर्टिकुलर को स्टेबल कर रहा हो, क्लियर? मतलब रेजोनेंस सबसे पहले हमें देखना है
जब रेजोनेंस एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमें सोचना है वो कॉन्सेप्ट सोचना है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में इसके बाद हम सोचेंगे कि अगर यही CH2 प्लस क्लियर अगर ये अटैच होता CH3 से तो इसका मतलब इसके पास हाइपर कंजुगेशन है 3 क्लियर, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्लियर। अगर यही पर्टिकुलर अटैच है CH2 और CH3 से मतलब इस पर्टिकुलर हाइपर कंजुगेशन है 2 तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्लियर। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें इसमें इंडक्टिव इफेक्ट CH3 CH2 मतलब इसकी हो रही है, लेकिन इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट केवल CH3 का हो रहा है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा था? हाइपर कंजुगेशन। और इसी के बेसिस पे आप क्लियर करोगे कि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन है 3 लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन है 2 तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी स्टेबिलिटी कम है क्लियर। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर मैंने मान लो ये ले लिया क्लियर तो इस केस में 9 हाइपर कंजुगेशन along with 3 इंडक्टिव है। अगर मैं इसकी बात सोचूं तो इस केस में 6 हाइपर कंजुगेशन along with 2 इंडक्टिव है। अगर इसकी बात सोचूं इसका मतलब 3 हाइपर कंजुगेशन एंड 1 इंडक्टिव है। अगर मैं इसकी बात करूं तो नो हाइपर कंजुगेशन नो इंडक्टिव है। इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दिस वन, उसके बाद ये फिर ये फिर ये। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला केस है तो सबसे पहले आपने देख लिया रेजोनेंस फॉलोड बाय इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन फॉलोड बाय इंडक्टिव है क्लियर। तो कार्बोकेटाइन के केस में अगर हम कार्बोकेटाइन की जगह फ्री रेडिकल ले ले तो फ्री रेडिकल ले ले और इसी पर्टिकुलर में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना देता तो भी यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन क्लियर 3 इंडक्टिव है। इसमें भी कर ले, इसमें भी 6 हाइपर कंजुगेशन 2 इंडक्टिव है। इसमें भी सोच ले 3 हाइपर कंजुगेशन क्लियर 1 इंडक्टिव है। इसमें अगर सोच लें तो नो हाइपर कंजुगेशन नो इंडक्टिव है। इसका मतलब इसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन यही चीज़ अगर नेगेटिव चार्ज के रूप में होता और नेगेटिव चार्ज के रूप में होता और ये बनाते तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसी पर्टिकुलर के पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये चाहता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करना लेकिन उसका नेचर है डोनेट करना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी होगी, फिर इसकी होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? CH3 नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा दिमाग में क्लियर पिक्चर बनाइए कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, मतलब जो एटम है ग्रुप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे और जितना पावरफुल हो जितना ज़्यादा खींचे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कभी केस ऐसा भी दे दे कि यहाँ पे ऐसा लगा हो CH2 नेगेटिव हो और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे CH2 नेगेटिव और COH लगा तो इस केस में जो खींचने वाला है वो है CO, लेकिन इस केस में जो खींचने वाला है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो भले ही यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पे रेजोनेंस भले ही कम है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे रेजोनेंस भले ही ज़्यादा है इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस भले ही कम है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका खींचने वाले का पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें खींचने वाले का पावर कम है। तो दिस मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल। इसको ऐसे सोचो कि अगर ये कार्बन के पास रुपए हैं, मतलब मेरे पास रुपए हैं और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और एक मॉल मुझे दिख गया, इस मॉल में बहुत सारी दुकानें हैं और जब बहुत सारी दुकानें हैं तो मैं अगर इस दुकान पे जाता हूँ और इस दुकान पे जाकर स्वीट्स की दुकान है मैं चॉकलेट खरीदता हूँ तो ये चॉकलेट मैं अगर बहुत सारा चॉकलेट भी खरीदूँ तो ये चॉकलेट मेरे मैक्सिमम रुपए को 200 300 मैक्सिमम 500 रुपये खर्च करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस दुकान पे ना जाऊँ और आगे बढ़ते हुए इस दुकान पे चला जाऊँ और अगर ये दुकान क्लोथ्स का हो तो इससे अगर मैं एक कपड़ा भी खरीदता हूँ तो वो पर्टिकुलर शर्ट कम से कम 500 रुपये का होगा, इवन 1000 रुपये का होगा। तो इसका मतलब बहुत सारे चॉकलेट्स बहुत सारी टॉफियाँ मिल के भी मेरे 1000 रुपये को विड्रॉ नहीं कर पा रही, लेकिन एक पर्टिकुलर शर्ट मेरे 1000 रुपये को विड्रॉ कर ले रहा है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर की साइज बहुत छोटी है, इस पर्टिकुलर का डोमिनेंसी पावर बहुत ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन भले ही 3 एटम तक डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भले ही 1 2 3 4 5 एटम तक डिलोकलाइज हो रहा है, इवन इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन पावर काफ़ी कम है। इस पर्टिकुलर का पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा सोचोगे, इसकी स्टेबिलिटी कम सोचोगे। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने हैं मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए।
तो कार्बोकैटायंस कार्बेनाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में इस पर्टिकुलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा जिसकी बात करते हैं वो कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मेनली अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पहले सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ रेजोनेंस को देख ही लो कि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, मतलब इस अल्कीन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर इसकी बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर मान लो मैंने ऐसा केस ले लिया तो इस केस में 3 3 3 3 मीन्स 12 हाइपरकंजुगेशन है। उसके बाद इसकी बात करेंगे 3 3 3 9 हाइपरकंजुगेशन है। इसकी बाद जिसकी बात करेंगे 6, उसके बाद जिसकी बात करेंगे ट्रांस का 6, उसके बाद सिस का 6, उसके बाद और इसके बाद सिंपली इथीन। तो यहाँ पे हाइपरकंजुगेशन आपने देख लिया 12 है, इंडक्टिव इफेक्ट 4 है, हाइपरकंजुगेशन 9 है, इंडक्टिव इफेक्ट 3 है। इस केस में हाइपरकंजुगेशन 6 है, इस केस में हाइपरकंजुगेशन 3 है, यहाँ पे हाइपरकंजुगेशन 0 है। क्लियर? इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर का अगर मैं हाइपरकंजुगेशन लिखूं, इसका अगर मैं हाइपरकंजुगेशन लिखूं तो हाइपरकंजुगेशन से इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इवन इधर से अगर मैं हाइपरकंजुगेशन लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर मैं इसका लिखना चाहता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर इधर डोनेट कर रहा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। इस केस में भी अगर मैं इसका हाइपरकंजुगेशन लिखना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका लिखना चाहूँ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक ही कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी, फिर इसकी होगी। कुछ किताबों में प्रोटॉन के ऊपर अटैक कराकर कार्बोकैटायन बना लेते हैं और फिर स्टेबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। हमें सोचना है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, क्योंकि जो मॉलिक्यूल दिया है इसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सोचनी है। हमें किसी रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट बनाकर उसकी स्टेबिलिटी नहीं सोचनी है। अगर कार्बोकैटायन सोचता है तो कार्बोकैटायन देखिए, लेकिन अगर आपको अल्कीन देता है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी को सोचिए कि क्या इस अल्कीन में कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो किस तरह का है। तो इस केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ जाए तो हमें स्टेरिक फैक्टर हमें नहीं सोचना है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इज ऑलवेज बी डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू स्टेरिक फैक्टर। जैसे मान लो उसको देखता हूँ तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, छोटे छोटे हैं, प्लेट कोई भी रिपल्सन नहीं है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स हैं, साइज बहुत बड़ी है, और साइज बहुत बड़ी है तो स्टेरिक क्राउडिंग है, स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर विल ऑलवेज बी डोमिनेटिंग ओवर द स्टेरिक फैक्टर। इसलिए यहाँ पे उस वाले केस में, इथीन वाले केस में आपने देखा स्टेरिक फैक्टर नेग्लिजिबल है लेकिन फिर भी उसकी स्टेबिलिटी कम है, और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज्यादा है, स्टेरिक फैक्टर भी ज्यादा है। लेकिन स्टेरिक फैक्टर ना देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बेसिस पे आपने कह दिया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? तो अल्कीन्स को समझाने में भी जिसका यूज करते हैं वो होते हैं रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मान लो कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम आ जाए और जिसमें क्यूमुलेटेड सिस्टम आ जाए, ऐसा कुछ केस आ जाए तो इसका अगर सिस्टम में रेजोनेंस है इसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा रखना है। उसके बाद इस पर्टिकुलर के लिए 2 हाइपरकंजुगेशन, इस पर्टिकुलर के लिए 2 हाइपरकंजुगेशन। क्लियर? इसलिए आइसोलेटेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्यूमुलेटेड में एक ही कार्बन में अगर 2 पाई बॉन्ड बनाते हो तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम या एलीन्स। तो इस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी हमेशा ही कम होती है। क्लियर? तो इसीलिए इसमें भी जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, अगर चार्ज मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी में भी, इवन अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्टेबिलिटी में भी जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना हो तो भी हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो कौन से है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में अगर मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया, एक बेंजीन रिंग में अगर मैंने OH अटैच कर दिया, एक बेंजीन रिंग में अगर मैंने CH3 अटैच कर दिया, एक बेंजीन रिंग में अगर मैंने Cl का अटैचमेंट कर दिया, एक बेंजीन रिंग में अगर मैंने NO2 का अटैचमेंट कर दिया,
क्लियर। और इसमें कुछ भी अटैच नहीं किया। अगर पूछा है इन सब में किसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसका इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं लगा है, तो इसको मान लो रेफरेंस वैल्यू, और इसके पास मान लो 1000 रुपए। इस पर्टिकुलर में आपने प्लस m से इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और प्लस m से इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और प्लस m की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। और जब बहुत ज्यादा होती है, इसका 1000 रुपए थी, साथ में 700 रुपए और मिल गए। क्लियर। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से वैल्यू मिल रही है, इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन वैल्यू कम है, मतलब 1000 रुपए तो थे, साथ साथ केवल 100 रुपए मिले। क्लियर, केवल 100 रुपए मिले। इस पर्टिकुलर केस में Cl माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस केस में 1000 रुपए थे, 100 रुपए इलेक्ट्रॉन चले गए। इस केस में NO2 माइनस m से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब सिस्टम में अगर 1000 रुपए थे तो यहाँ पर 700 रुपए चले गए, क्योंकि माइनस m से खींच रहा है, और नाइट्रो का माइनस m सबसे ज्यादा था, तो इसका यहाँ से आपने 700 रुपए निकाल लिए। तो अगर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस केस में अभी भी 1000 रुपए, इस केस में 1700 रुपए है, इस केस में 1100 रुपए है, इस केस में 900 रुपए है, और इस केस में केवल 300 रुपए है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो इसका अगर इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना हो तो अटैक का रेट भी हमेशा क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये भी सोच सकते हैं रिएक्शन के नेचर के बारे में, रिएक्टिविटी, कि अगर कभी रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि find the molecule which will have maximum reactivity towards any electrophile in case of aromatic compound, तो उस केस में हमें क्या देखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, कि जिस बेंजीन रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक कर सकता है। क्लियर। इसलिए कहते हैं कि फिनॉल का केमिकल रिएक्शन, एनिलीन का केमिकल रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है एज कंपेयर टू टॉल्यूइन, एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, और एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन और सिंपल बेंजीन। क्लियर। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के बाद, तो रिएक्टिविटी में एक एब्नॉर्मल केस देखने को मिलता है टॉल्यूइन और अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्या कि जब आपने बेंजीन से CH3 का अटैचमेंट कर दिया, तो जब बेंजीन से CH3 का अटैचमेंट किया तो आखिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गया, क्योंकि प्लस आई से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन मिलते, यहाँ मिलते, सबसे कम यहाँ मिलते, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे और यहाँ से तो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से प्रोडक्ट ही नहीं बनता। क्लियर। ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो उसकी बात हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसलिए आपने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट दिया हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते ही ये पर्टिकुलर कुछ इस तरह से बना लेगा, इस तरह से बना लेगा। अब सिस्टम में रेजोनेंस, रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, आपने इस तरह का सिस्टम बना लिया, इस तरह का सिस्टम बना लिया, फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचते ही आपने फिर से इस तरह का सिस्टम बना लिया, फिर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से अपनी जगह पहुँच गई, और वहाँ पहुँचते ही फिर से आपने टॉल्यूइन बना लिया। तो इसका अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो आपने पाया कि टॉल्यूइन में ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना हो तो हमें अटैक यहाँ सोचना है वो कौन सी होगी, ये पोजीशन। और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि टॉल्यूइन में CH3 डिसाइड कर रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, वो पोजीशन होगी ऑर्थो और पैरा। बेंजीन से अगर आपने OH अटैच कर दिया तो ये OH डिसाइड कर रहा है, तो इसके कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो OH डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा। अगर इसी पर्टिकुलर से आपने CHO अटैच कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो जिस पोजीशन पे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो पोजीशन कौन सी है, मेटा। इसलिए अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो तो वो अटैक की पोजीशन कौन सी होगी, मेटा, ना कि ऑर्थो पैरा। क्लियर। तो रिएक्टिविटी में भी, रिएक्शन में भी, हर तरह के रिएक्शन में, यहाँ तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया, हर तरह के रिएक्शंस में जिस पर्टिकुलर का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इवन बॉन्ड लेंथ की बात करें, और बॉन्ड लेंथ में देखा जाए कि हमने देखा 6 बॉन्ड लेंथ, किसी भी तरह का बॉन्ड लेंथ हो सकता है, इवन कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हो सकता है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड लेंथ हो सकता है। अगर मैंने कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखी और आपसे पूछा है कि क्या इसकी बॉन्ड लेंथ
और इसकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, या इस पर्टिकुलर की बॉन्ड लेंथ और इस पर्टिकुलर की बॉन्ड लेंथ, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें और आपसे कहें इन दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो आप क्या कहोगे, इसका, क्योंकि इस पर्टिकुलर में रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इस पर्टिकुलर में रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो सिंगल बॉन्ड के कारण बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे आपने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया, एक डबल बॉन्ड ये ले ले और एक डबल बॉन्ड ये ले ले, और आपसे पूछे इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या बराबर होगी, तो आप क्या कहोगे, नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 3 3 3 12 हाइपर कंजुगेशन है, और 12 हाइपर कंजुगेशन के कारण 12 टाइम सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, 12 टाइम सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस केस में एक भी बार सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इवन कार्बन ऑक्सीजन भी ले सकते, और कार्बन ऑक्सीजन की बात करें और आपसे कह दें ये एक फिनॉल है और ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, और आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ और इस पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ, इन दोनों बॉन्ड लेंथ में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आप क्या कहोगे, इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कारण बॉन्ड लेंथ कम हो गई। क्लियर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इवन यही पर्टिकुलर ऑक्सीजन की जगह हेलोजन भी लगा दे, इवन ये हेलोजन भी लगा दे, और आपसे पूछे कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तब क्या कहोगे, इसकी, तो इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन करने में जिसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इवन अगर मॉलिक्यूल्स में कोई रूल्स की बात करें, जैसे सेट्जॉफ रूल की बात कर रहे हैं, हॉफमैन रूल की बात कर रहे हैं, क्लियर, सेट्स ये आपका हॉफमैन, सेट्जॉफ, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, जितने रूल्स की बात कर रहे हैं वो सारे रूल्स भी जिसके ऊपर गवर्न होते हैं, क्लियर, वो सारी होती है स्टेबिलिटीज और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, कि अगर HX को निकालने के बाद जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्लियर, उसमें कौन सा मेजर होगा, तो मान लो अगर केस ऐसा दे दे कि इस पर्टिकुलर में यहाँ पे Cl हो, क्लियर, और एक केस में यहाँ से HCl निकालना हो और एक केस में यहाँ से HCl निकालना हो, तो ये केस मान लो फर्स्ट है, ये केस आपका सेकंड है, तो पूछा जाए कौन सा डबल बॉन्ड मेजर बनेगा, क्लियर, क्या वो डबल बॉन्ड पहला वाला होगा या डबल बॉन्ड सेकंड वाला होगा। तब मैं दोनों को बनाऊं और चेक करूं कि पहले वाले केस में जो डबल बॉन्ड में बना रहा हूं ये है, और दूसरे वाले केस में जो डबल बॉन्ड बना रहा हूं वो पर्टिकुलर ये है। तो इस केस में अगर मैंने QH के साथ रिएक्शन करा रखा है और HX को निकाल रखा है, तो इस केस में 12 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इस केस में आपने केवल देखा कि 4 हाइपर कंजुगेशन है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसलिए कभी अगर HX को निकालने की बात आएगी तो वो ये H और ये X निकलेगा, ना कि ये H और ये X निकलेगा। इवन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की जगह डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहा हूँ और डिहाइड्रेशन करा रहा हूँ और यहाँ मान OH होता, तो इसका मतलब ये वाटर नहीं निकलता बल्कि ये वाटर निकलता, और इस वाटर के द्वारा जो कंपाउंड बना रहे हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसके द्वारा जो कंपाउंड बना रहे हो उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब कि मेजर प्रोडक्ट को भी डिसाइड करने में जिसका हम यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इवन अगर मैं एसिड बेस की बात करूं और एसिड के बारे में सोचता हूं, टू डिसाइड एसिडिक कैरेक्टर, टू डिसाइड एसिडिक कैरेक्टर, कि एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा एसिड है, कौन सी वीक एसिड है। तो उस केस में पहले हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि किस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उससे प्रोटॉन, उस पर्टिकुलर एसिड से प्रोटॉन का निकलना उतना ही आसान होगा। जैसे मान लो अगर बात करें HF है, HCl है, HBr है, HI है, इन चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है। तो जो ही आपने HF से प्रोटॉन निकाला तो आपने देखा F नेगेटिव, यहाँ से निकाला Cl नेगेटिव, यहाँ से निकाला Br नेगेटिव, यहाँ से निकाला I नेगेटिव। तो इसका मतलब F की साइज छोटी है, और F की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, डिलोकलाइजेशन और कम होगा। Cl की साइज थोड़ी सी बड़ी, ब्रोमीन और बड़ी, आयोडीन बहुत बड़ी। इसका यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट एरिया।
तो एरिया जब बहुत ज़्यादा है डेंसिटी बहुत कम होगी, और जब बहुत कम होगी मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। और जो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इट मीन्स ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर, ये एसिड वीक एसिड है। अब यही पर्टिकुलर HX की जगह कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता और आपसे पूछा जाए कि एक ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ले लें अल्कोहल, और आपसे पूछें इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, तो इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो यहाँ मिलेगा एसीटेट, और इस पर्टिकुलर का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो यहाँ मिलेगा इथॉक्साइड। तो यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन है, लेकिन यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कैरेक्टर है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कैरेक्टर से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हुई। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को निकलना आसान होगा, क्लियर। ये अगर कम स्टेबल है इसका इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को निकलना डिफिकल्ट होगा। और इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर कम है। इवन अगर मैं बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचूं टू डिसाइड बेसिक कैरेक्टर, अगर बेसिक कैरेक्टर के बारे में सोचा जाए तो हमें ये देखना होता है कि डोनेटिंग एटम के पास कितना ज़्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना ज़्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा आसानी से वो डोनेट करेगा। जैसे मान लो NH2 C NH और NH2 है, इस केस में इसका लोन पेयर भी प्लस m से इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका NH2 भी प्लस m से इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। इवन में अगर मैंने RC⋯NH और NH2 ले लिया, इसका ये तो इधर प्लस m से इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ये इधर प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा इधर भी प्लस m इधर भी प्लस m, तो इसकी स्टेबिलिटी आपने ज़्यादा बोली इसकी स्टेबिलिटी कम बोली। इवन अगर मैं कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूँ इसकी स्टेबिलिटी, उसके बाद क्योंकि प्लस I, इसी में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है क्लियर वो डिलोकलाइज्ड हैं, और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तो आसानी से डोनेशन नहीं होगा। इसको प्लस I से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब आसानी से डोनेशन होगा। और अगर विड्रॉ के पावर को देख रहे हैं तो कोई इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जैसे मान लो कोई अमाइड्स वगैरह हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला CO है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसका अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं गुआनिडीन, फिर बात करते हैं एमिडीन, फिर अमीन्स, फिर एरोमेटिक अमीन्स, फिर आपका अमाइड, और लास्ट में बात करते हैं सल्फोनामाइड, क्लियर। कि बेसिक कैरेक्टर को भी डिसाइड करने में जिस पर्टिकुलर का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमेशा जो सोचना है वो सोचना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये 9 केसेस तो मैंने केवल जनरल लिए हैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सिंपली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जितना ज़्यादा टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दोगे ऑर्गेनिक को समझना और उसके क्वेश्चन को सही तरीके से लगाना उतना ही आपके लिए आसान होगा। एक बार लास्ट फिर से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप एक बार फिर से पढ़िए।